हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी क्या होती है। हालांकि मैंने स्पेसिफिक हीट का बेसिक कंसेप्ट आपको पीछे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी सीपी और सीवी का कंसेप्ट क्या होता है और क्या इनकी वैल्यूज होगी। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भैया क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने क्या समझाया था आपको? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आज के लेक्चर में बात करेंगे सीपी और सीवी। इससे पहले क्या होता है बच्चों? हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी क्या होती है बच्चों आपके पास यहाँ पे? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको ऐसे भी कहते हैं बच्चों, हीट इज ए हीट इज वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या बच्चों बेसिकली क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ या वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि आपके पास दो बॉक्स हैं, एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा, और इसके मॉलिक्यूल थोड़ा धीरे धीरे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों को हम कॉन्टेक्ट में रखेंगे, जैसे हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो जो इसके जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे एनर्जी क्या करेंगे? ट्रांसफर। ये मॉलिक्यूल इनको क्या करेंगे? एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कब हुआ बच्चों? जब इन दोनों सिस्टम में क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस। इन दोनों सिस्टम में क्या था बच्चों? वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो हीट इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और हीट कब ट्रांसफर होगी बच्चों? जब दोनों सिस्टम में क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, दिस इज योर हीट। ठीक है, यूनिट क्या होती है बच्चों हीट की? हीट की यूनिट आपको पता है, जूल होती है। हीट की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और प्रैक्टिकल यूनिट होती है बच्चों कैलोरी। और 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है? 4.18 जूल या 4.2 जूल। 4.18 जूल या 4.2 जूल। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हीट वर्ड समझ आ गया सबको? पहले भी बता चुकी हूँ, आज थोड़ा बेसिक बताया आपको और रिपीट करते हैं एक तरीके से। मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से क्या रिपीट ही किया है। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, जो थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड समझाई थी आपको। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। 1 ग्राम, जैसे कोई भी 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? 1 ग्राम वाटर है, मान लिया कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लिया वाटर, 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए हमें, कितनी हीट चाहिए बच्चों? हमें 4.2 जूल। यही क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट। ये क्या कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट? क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन में
एम डेल्टा टी, यही समझाया था आपको पीछे, जो समझाया था पिछले चैप्टर में, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। एम क्या है बच्चों 1 ग्राम मास, एम क्या है 1 ग्राम मास, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, एम क्या है 1 ग्राम मास, और डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, क्यू क्या है बच्चों हीट। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग थोड़ी सी, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में 2 प्रोसेस पढ़ते हो, एक आइसोथर्मल और एक आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट फॉर, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है बच्चों, जिसमें टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, टेम्परेचर क्या रहे बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, या मैं कह दूं डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे आपकी 0। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या हो जाए, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला C अपॉन में Q अपॉन में M, डेल्टा टी की वैल्यू 0। अब समथिंग बाय 0 क्या होता है बच्चों इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ लिख दो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है बच्चों, हीट क्या रहती है 0, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज कांस्टेंट होता है, आपके पास हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे आपके पास 0। ठीक है, हीट एक्सचेंज 0, क्यू की वैल्यू 0, या मैं कह दूं हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा आपका 0। तो स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक क्या हो जाएगी बच्चों, क्यू की वैल्यू क्या है 0, अरे क्यू की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में एम डेल्टा टी, 0 बाई समथिंग क्या होता है 0, स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक क्या हो जाएगी बच्चों 0। तो हमारे पास क्या मिले स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, क्या क्या मिली आपके पास इनफाइनाइट और 0, मतलब कि जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है इन्फिनिटी से 0 के बीच में क्या करेगी लाई करेगी। ठीक है, फॉर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, नोट करिए पॉइंट इसको। ये आ गया आपके पास स्पेसिफिक हीट फॉर ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक ऑफ गैसेस है ये बच्चों, ऐसे लिखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस। यहाँ पे बच्चों हम 2 प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों गैसेस के केस में, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में इन्फिनिटी से 0 के बीच में। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों, अब केमिस्ट्री में पढ़ते हो CpCv, पढ़ते हो ना CpCv। अब देखिए बच्चों आपके पास ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा बच्चों आपके पास Cv, देखो Cv को क्या लिख देंगे Q अपॉन में m डेल्टा T, यूनिट वही होगी बच्चों जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी बच्चों एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें क्या वर्ड लगा दोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बस इतना लिखना है। एट, यहाँ पे इस डेफिनेशन में क्या लगा दोगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई भी सब्सटेंस उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ हीट, सेम डेफिनेशन बच्चों ऊपर वाली मैंने इसीलिए नहीं हटाया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देना बस इसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस डेफिनेशन में आगे ऐड कर देना यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ रहे हैं, मैं दोबारा लिख नहीं रही हूँ बच्चों इसको। इसी तरह बच्चों बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, डेफिनेशन बच्चों वही रहेगी कि यहाँ पे क्या लगा दोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। ठीक है, at constant pressure amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, इसकी भी वैल्यू बच्चों वही रहेगी Q अपॉन में m डेल्टा T, यूनिट वही जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो Cp और Cv की डेफिनेशन किस पे होती है बच्चों, Cp मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर जितनी आपके पास हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस को राइज करने के लिए, Cv मतलब बच्चों एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए। नोट करिए इस पॉइंट को। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, देखो एक कैपिटल सी होता है, एक बुक्स में कैपिटल सीपी और एक सीवी। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट फॉर 1 मोल, स्पेसिफिक हीट और फॉर 1 मोल, ये हटा दो बच्चों में, ये किसके लिए, फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस। ठीक है, स्मॉल सीपी या सीवी किसके लिए, फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हमें 1 ग्राम की बात करते थे, मोलर में किसकी बात करेंगे बच्चों, मोल की, किसकी बात करेंगे, मोल की। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, वही बात बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बच्चों, Cv इज इक्वल टू Q अपॉन में m डेल्टा T। इसको बच्चों कैपिटल से लिखते हैं मोलर वाले में ना, Cv। ठीक है, यहाँ पे ये n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, n आ जाएगा यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, मोल, 1 मोल, n क्या बता रहा है, 1 मोल को बता रहे हैं। इसी तरह बच्चों एट कांस्टेंट प्रेशर कितना हो जाएगा, Cp, इसको कैपिटल से लिखते हैं बच्चों, मोलर के केस में सिंबल देख लेना, Cp इज इक्वल टू Q अपॉन में n डेल्टा T। डेफिनेशन वही है बच्चों, कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगा दो, एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
वॉल्यूम के लिए लिखोगे तो यहाँ लिख दोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 ग्राम 1 मोल को 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो भी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जो हीट चाहिए उसे क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जितनी स्पेसिफिक हीट चाहिए, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर नोट कर लीजिए। एन क्या है, मोल को बता रहे हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। इसको यहां से ये भी लिख सकते हो आप लोग, देखो यहां से Q अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट, ये यहाँ पे लिख लूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम पे है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, QV इज इक्वल टू CV एंड CV डेल्टा T। इसी तरह प्रेशर पे एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू बस इधर लिख दिया एडजस्ट करके, क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू QP बाई N डेल्टा T। 1 मोल के लिए जितनी हीट चाहिए क्या बन जाएगी, N CP इंटू डेल्टा T। ये फॉर्मूले याद रखना बच्चों, नोट कर लो इनका, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। अब देखो CP और CV में क्या रिलेशन है, सॉरी CP, कैपिटल CP और स्मॉल CP में क्या रिलेशन है, कैपिटल CV और स्मॉल CV में क्या रिलेशन, ये नोट कर लिया। अब देखो देखो यहां से देखो बच्चों, CV क्या है, Q इज इक्वल टू M डेल्टा T। ये क्या है बच्चों, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो क्या है आपके पास, CV, स्मॉल CV, ठीक है। और कैपिटल CV क्या है बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP मतलब बच्चों एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है बच्चों, QN डेल्टा T। इसके लिए क्या, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए कितनी हीट कैपेसिटी चाहिए, वो क्या है बच्चों, आपकी CP है, वो क्या आपकी CP, कैपिटल CP 1 मोल के लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं फॉर नाइट्रोजन गैस, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फॉर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो CV क्या मान लिया, CV जो है कितनी है आपके पास, X है, ठीक है। फॉर 1 अमाउंट ऑफ हीट for 1 gram substance required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Amount of heat for 1 gram substance required to raise the temperature by 1 degree Celsius. ये क्या बच्चों, CV। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो क्या है बच्चों, CV, ठीक है। वो कितनी है, मान लिया आपके पास X है। अब आपके पास क्या है, N2 क्या गैस है, तो आपके पास इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे बच्चों, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 14। N2 फॉर N2 गैस नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, कितनी हो जाएगी बच्चों,
28, नाइट्रोजन का 14 होता है 28, कितनी हो जाएगी आपके पास 28। तो सीवी क्या है बच्चों, सीवी कैपिटल सीवी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, कैपिटल सीवी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फॉर 1 मोल ऑफ N2 required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Amount of heat for nitrogen, amount of heat raised the temperature by 1 degree Celsius. Amount of heat for 1 mole of nitrogen required to raise the temperature by 1 degree Celsius. ठीक है, तो 1 मोल, 1 मोल कितने के बराबर है बच्चों, 28 ग्राम के। 1 मोल कितने के बराबर होगा, 28 ग्राम के नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक के लिए बच्चों 14, तो दूसरे के लिए कितना हो गया 28। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने के बराबर, 28 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए बच्चों X, तो 28 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, ये CV क्या है, फॉर 1 ग्राम। 1 ग्राम के लिए हीट कितनी चाहिए बच्चों, CV। ये कितनी बात समझ है, X कह दो CV कह दो। 1 ग्राम के लिए हीट कितनी चाहिए, X को भूल जाओ, चलो ऐसे याद है, CV ये याद है ना। तो 1 ग्राम के लिए हीट कितनी चाहिए, CV। अब आपको कितने चाहिए, 28 ग्राम के लिए, तो कितनी हो जाएगी 28 CV। कितनी हो जाएगी ये 28 CV। तो CV को मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, तो आपके पास कैपिटल CV बराबर 28 CV आ गया भाई। कैपिटल CV 1 मोल था, 1 मोल कितने के बराबर है, 28 ग्राम के। ठीक है, तो इसी तरह मैं इन जनरल लिख दूं कि CV की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से M क्या, मोलर मास इंटू CV। इसी तरह CP के लिए लिखोगे तो M इंटू मोलर मास इंटू CV। M क्या है, मोलर मास, मोलर मास। M क्या है बच्चों यहाँ पे, मोलर मास। तो ये आ गया बच्चों रिलेशन बिटवीन CV एंड कैपिटल CV एंड स्मॉल CV। स्मॉल CV बच्चों फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, कैपिटल CV फॉर 1 मोल। और कैपिटल CV किसके बराबर होगी, M टाइम्स ऑफ किसके होगी, स्मॉल CV की। M क्या होगा बच्चों, मोलर मास। समझ आया ना, देखो मैंने यहां से लिखा 1 ग्राम के लिए इतनी चाहिए, और 1 मोल कितने के बराबर है, 28 ग्राम के। तो 28 के लिए इतना चाहिए, 1 पेन का मूल्य इतना, तो 10 पेन का मूल्य इतना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 28 ग्राम क्या 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल के लिए स्पेसिफिक हीट को लिखते कैपिटल CV से, तो मैंने लिख दिया बच्चों। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। समझ आया, आ गए समझ में। अब आप किसी कोई भी एग्जांपल दे सकता है, N2O2H2, कोई भी एग्जांपल आप लोगों को दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लिया बच्चों, नोट हो गया। अब न्यूमेरिकल देखिए, एक CP और CV में रिलेशन भी है बच्चों, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R गैस कांस्टेंट। किसके बराबर होता है, CP माइनस CV बराबर R गैस कांस्टेंट फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस। किसके बराबर होता है ये, फॉर एनी गैस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑक्सीजन द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV। ये स्मॉल CP CV है, देखो मैं लिखने में अंतर कर रही हूँ। ठीक है, कितनी होगी बच्चों, CP माइनस CV की वैल्यू किसकी, ऑप्शन ए लिख लू मैं इसके अंदर 32 CV, ऑप्शन बी R बाई 32, ये R आएगा बच्चों, R बाई 32, ऑप्शन सी
16R, ऑप्शन डी है आपके पास R/16, विच ऑफ द ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो बताइए Cp और Cv की वैल्यू क्या होती है। तो देखो बच्चों, निकालना क्या है आपको, Cp माइनस Cv। देखो हमारे पास ये रिलेशन है Cp माइनस Cv किसके बराबर, R के। और कैपिटल Cp को क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स ऑफ Cv, स्मॉल, पूछा स्मॉल है तो m टाइम्स ऑफ Cp माइनस m टाइम्स ऑफ Cv बराबर R हो जाएगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, 32। 1 मोल कितने के बराबर होगा, 32 ग्राम के। ठीक है, अरे ऑक्सीजन में एक 16 तो दूसरा कितना होगा, 32। तो क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, m इज इक्वल टू Cp माइनस Cv बराबर R। ये है बच्चों स्मॉल Cp माइनस Cv बराबर Cp माइनस Cv बराबर R/m। तो ये भी एक रिलेशन रखना, याद रखना, वो एक ही बात है। स्मॉल Cp कैपिटल Cp Cv किसके बराबर होता है, मोलर Cp Cv किसके बराबर होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट R के। और आपके पास स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस Cp Cv R/m। और मोलर मास कितना है बच्चों यहाँ पे, 32। तो Cp माइनस Cv बराबर R/32। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, नोट करिए। क्लियर हो गया बच्चों। क्लियर। एक बच्चों देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाया था। क्या समझाया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बेसिस पे और देख लो Cp और Cv की वैल्यू क्या होगी। हालांकि मैं इसको आपको नेक्स्ट इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दोबारा पढ़ाऊंगी, और ये Cp और Cv के रिलेशन कैसे आते हैं वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे बस थोड़ा Cp Cv का टॉपिक था तो मैं उसको जस्ट लिखवा रही हूँ अभी आप लोगों को। ठीक है, तो Cp और Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखो आपने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट Q अपॉन में m डेल्टा T। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो Q अपॉन में m डेल्टा T इंटू V। QV की वैल्यू बात करेंगे तो Cv m Cv इंटू डेल्टा T। इसी तरह QP की बात कर लोगे तो कितना हो जाएगा, m Cp डेल्टा T। Cp के लिए क्या लिख दोगे, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर m डेल्टा T। मोलर के लिए लिखते हो ये फॉर 1 ग्राम के लिए है। ठीक है, कैपिटल Cv किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन में n डेल्टा T। ठीक है, और कैपिटल Cp ये हो जाएगा Q अपॉन में m डेल्टा T। ये P पे, ये आपका V पे, तो QV किसके बराबर हो जाएगा, n Cv डेल्टा T। n Cv डेल्टा T, QP n Cp डेल्टा T। ठीक है, एक आपने पढ़ा Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, R। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, फॉर एनी गैस ऑलवेज ट्रू, ये क्या होगा, फॉर एनी गैस ऑलवेज ट्रू रहता है ये रिलेशन। ठीक है, अगर इसको स्मॉल की फॉर्म में लिखते हो तो Cp m Cp माइनस m Cv बराबर R, तो Cp माइनस Cv बराबर R/m किसके बराबर हो गया, R/m। ठीक है, एक बच्चों जो Cv की वैल्यू है ना, हम यहाँ पे Cv इसकी वैल्यू लिखते हैं F/2 इंटू R। तो Cp यहाँ से निकाल लो, Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से Cp कैपिटल Cp और Cv, तो Cp की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से R प्लस में Cv, R प्लस में Cv। ठीक है, तो Cp इज इक्वल टू, ये कैपिटल है बच्चों, ये थोड़ी जगह की वजह से लिख, Cp इज इक्वल टू R प्लस में Cv की वैल्यू F/2 इंटू R। तो Cp कितना आ गया, Cp आ गया आपके पास 1 प्लस में F/2 इंटू में R। F क्या है बच्चों यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ऑफ द गैस पे, किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिसिटी ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिसिटी ऑफ द गैस पे। ये बच्चों रिलेशन यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट याद रख लो, ये वाला रिलेशन। अभी वैसे नेक्स्ट यूनिट में ड्राइव करवाऊंगी इस रिलेशन को ना, ये आपको अच्छे से आएगा दोबारा से। यहाँ पे जस्ट सीपी और सीवी कंसेप्ट तो मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ। एफ क्या है बच्चों? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट करिए सारे पॉइंट, कर लिए? ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया आपके पास एक होता है बच्चों गामा। गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और जो गामा है इसकी वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे आपके पास 1 प्लस में 2/F। अभी ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखो, बाकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो सीवी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 3/2R। सीपी कितना हो जाएगा? देखो इस रिलेशन से, सीपी 1 प्लस में 3/2R बराबर 5/2R। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस हो गया। अब बात करते हैं डाई एटॉमिक। गामा के लिए बात कर लो यहाँ पे 1 प्लस में, या इन दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर सेम आएगा। देखो डिवाइड करो, CP/CV 5/2R इंटू 3/2R। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 5/3। सीपी की गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। तो ये वैल्यू आएगी शायद 1.66 के आसपास। 3 1 जा 3 3 3। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं बच्चों ये इसके अंदर फॉर डाई एटॉमिक। इस रिलेशन से निकालो, देखो यहाँ पे ये की बात है। देखो 1 प्लस में 2/F, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो ये कितना आया? 3 प्लस 2 5/3, तो 5/3 आया ना। तो देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 5/3। तो आप यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से निकालो, दोनों को डिवाइड कर लो या डायरेक्ट याद रख लो 1 प्लस में 2/F। बाकी ये बच्चों दोबारा आएगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपके, दोबारा वहां पे यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट दिखा लो। इसी तरह बच्चों आप बात कर सकते हो किसके लिए? फॉर, ये लिख लो, ये मोनो एटॉमिक, फिर डाई एटॉमिक के लिए ये रिलेशन लिख लो। पहले मैं हटा रही हूँ बच्चों यहाँ से। ठीक है, ये इधर से नोट कर लो। पहले मोनो एटॉमिक नोट कर लिया, कर लिया बच्चों नोट, मोनो एटॉमिक हो गया। अब देखो फॉर डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 5। कितनी बताई थी? 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 5। तो ये आ जाएगा 7/2। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दो, CP/CV गामा की वैल्यू, या यहाँ पुट कर लो, CP/CV क्या हो जाएगा? 7/5R। तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 1.4। कितनी आ जाएगी? 1.4। लिखो जल्दी से, हो गया, हो गया। अब फॉर पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक, एक ही बात है। और पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है? 6। तो ये 6/2 3R, ये भी 6/2, तो ये बना आपके पास 4R हो जाएगा। और ये यहां से क्या आ जाएगा? 4/3, 4/3, तो 1.3 आ जाएगी, 1.33 ये वैल्यू कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो गामा फॉर मोनो एटॉमिक कितना आया था? गामा फॉर मोनो एटॉमिक कितना आया था? 1.66। गामा फॉर डाई एटॉमिक कितना आया था? 1.4। गामा फॉर ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक कितना आया आपके पास? 1.33। तो क्या रिलेशन बचा बच्चों? गामा फॉर मोनो सबसे ज्यादा होगा, मैं यहां से हटा रही हूँ,
इसको हटा दिए, रिलेशन लिख लिए होंगे सबने। गामा फॉर मोनो एटॉमिक, ये बच्चा डायरेक्ट बस लिख लो आप लोग ये वाला रिलेशन ना, ये F/Y वाला। मोनो एटॉमिक सबसे ज्यादा है, फिर गामा फॉर डाया एटॉमिक, फिर गामा फॉर ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। ठीक है, ये रिलेशन जस्ट अभी लिख लो बच्चों, और नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से आएंगे, वहां पे बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। यहाँ पे बस सीपी और सीवी का कंसेप्ट आपको समझाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्यू इंटरनल एनर्जी हीट के बारे में, यू इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। ठीक है, तो क्यू के बारे में बात करें, यू के बारे में, और अब बात करेंगे डब्ल्यू वर्क डन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आज के लिए इतना ही।